Hello, good listeners and readers. Sikandar Bansal here. Welcome to my YouTube channel, Words with Sikandar. First of all, a very happy Raksha Bandhan to all of you. Today is a special day across India celebrating the beautiful and bond between brother and sister, a relationship based on the love, trust, care, and responsibility. And on this occasion, let us discuss equally important topic from the point of view India, international relation and current GK, general knowledge. Today, I am going to discuss important article published in the Tribune titled Modi to meet Putin on SCO summit sideline. SCO means Shanghai Cooperation Organization. This article is published in a very important moment because Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Uzbekistan from August 29 to 30, followed by 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in Bishkek, Kyrgyz Republic from August 31st to September 1. So we are not going to discuss the article merely as this is a news report published in the Tribune, and we will understand the historical background of India-Russia relation, India-Uzbekistan relation, the importance of Central Asia, the Shanghai Cooperation Organization, the Modi-Putin meeting, energy and defense cooperation, connectivity, China's role, and India's strategic autonomy. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एक्चुअल में जो ये इससे रिपोर्ट न्यूज़ रिपोर्ट की ये कहती क्या है। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ताशकंद जाएंगे, उज़्बेकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर प्रेसिडेंट शवकत मिरज़ियोयेव के साथ जो एक बिलैटरल डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। तो इसके बाद जो है आपके जो उनका मीटिंग जो होगी, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 26 समिट आयोजित जो है वहाँ पे हो रही है। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी मीटिंग भी उसमें शेड्यूल्ड है। तो इस पूरी विजिट को अगर हम जियोपॉलिटिकल मैप पर देखें तो हमें 3 कनेक्शन दिखाई देंगे। देयर आर 3 मेन कनेक्शन, वन इज इंडिया, सेकंड वन इज सेंट्रल एशिया, थर्ड वन इज रशिया। एक्चुअल में जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मेजर यूरेशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। फोकस हिस्टोरिकली रहा है जिसमें सिक्योरिटी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म जो है इसका एक एजेंडा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी, डिजिटल कॉपरेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो ज़रूरी है, और कल्चर एंड एजुकेशन के बीच जो है रशिया, चाइना, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच एक कनेक्शन क्या है उसके ऊपर जो है ये सारा एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया 2017 में SCO का फुल मेंबर बना था और इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर स्टेट्स हैं। 26 जो बिश्केक समिट SCO की स्थापना और 25th एनिवर्सरी का भी इसमें एक अवसर हो रहा है। तो इंडिया के लिए SCO क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि क्योंकि इंडिया के सामने बहुत कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो एक तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलियन, यूरोप के साथ। दूसरी तरफ हमारी जो हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो है, इसके साथ चाइना भी है। चाइना के साथ इंडिया जो है बॉर्डर लगता है। तो इसी तरह से जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और जो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो जियोपॉलिटिकल जो कैंप में पूरी तरह से इंडिया को इस तरीके से एक कड़ी और एक पैनी नज़र रखनी होती है कि इंडिया अलग अलग देशों के साथ इशू बेस्ड कॉपरेशन चाहता है, कि क्योंकि अगर हमारे इंटरेस्ट US के साथ है तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ है, अगर रशिया के साथ है अलग पर्सपेक्टिव, चाइना के साथ अलग पर्सपेक्टिव के साथ, तो हर चीज़ में एक अलग अलग कॉपरेशन इंडिया जो है इशू बेस्ड वो चाहता है। और यही कारण इंडिया एक तरफ से क्वाड में है, दूसरी तरफ से ब्रिक्स में भी है। जो ब्रिक्स है आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जैसी ग्रुपिंग है, और साथ में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है। अब हम समझते हैं कि जो इंडिया रशिया रिलेशनशिप है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। और इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो कोई आज की नहीं है, वो काफ़ी पहले की है, और इसके रूट्स जो है वो रूट्स सोवियत पीरियड से आते हैं। 1971 में इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की स्थापना भी हुई, जिससे कि इनके रिलेशनशिप को जो है वो स्ट्रेंथन किया गया और मजबूत हुए। और सोवियत यूनियन के साथ जो रेजोल्यूशन के बाद भी इंडिया ने रशिया के साथ अपना रिलेशन को मेंटेन किया। और वर्ष 2000 में होता है कि इंडिया और रशिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूट किया, मतलब उस चीज़ को जो है जो एक स्ट्रेटेजी है उसको बिल्ड किया। और उसके बाद जो कंट्रीज के बीच एनुअल समिट मैकेनिज्म और कई जो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हुए। तो 2010 में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक एक पार्टनरशिप का एक रूप दिया गया,
इस तरीके से ये आगे बढ़ता गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी रशिया के साथ है, दैट इज़ द डिफेंस कॉर्पोरेशन, एक सबसे बड़ा ट्रेडिशनल पिलर है। ये पहले से लेकर चली हुई है। इंडिया-रशिया रिलेशनशिप का सबसे ट्रेडिशनल अगर हम पिलर कहें तो वो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, क्योंकि डिफेंस इन्वेंटरी में रशिया और जो सोवियत यूनियन प्लेटफ़ॉर्म्स की हिस्टोरिकल प्रेज़ेंस हमेशा महत्वपूर्ण रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सू-30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट, टी-90 टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है और आईएनएस जो विक्रमादित्य है और एके 203 राइफल्स है और न्यूक्लियर जो सबमराइन ऑपरेशन जो है ये हम जो है इसका एक हिस्टोरिकल जो हम डिफेंस इन्वेंटरी जो है वो हमने इनसे ली है। लेकिन ब्रह्मोस विशेष रूप से इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और क्यों? क्योंकि यह केवल खरीदने बेचने का रिलेशनशिप नहीं है, कि यह एक जॉइंट डेवलपमेंट और कोऑपरेशन प्रोडक्शन का भी एक एग्जांपल है। इसलिए रशिया इंडिया रिलेशनशिप बायर एंड सेलर का हम ये कह सकते हैं कि एक इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, और क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन तक ये रिलेशन पहुंच चुका है। और दूसरी बात जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि रशियन इंडिया के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल पे किया है। और इसका जो हमारे पास कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट है, उसका एग्जांपल है। और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है, और आने वाले समय में और एक मैसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होगी। तो इस तरह के जो है ये रिलेशन इंडिया के डिफेंस में भी है। और दूसरे जो है जो प्रायोरिटी बेस्ड डिमांड्स होती है, एक रिलेशनशिप होती है जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसमें एनर्जी है, फर्टिलाइजर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाई टेक्नोलॉजीज है, ट्रेड्स है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ये भी एक इसका हिस्सा है। और इंडिया रशिया ने जो बिलैटरल जो ट्रेड को 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य किया हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बिलैटरल ट्रेड का लगभग 68.7 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन 100 बिलियन तक का जो टारगेट 2030 तक रखा हुआ है। और रशिया की तरफ से इंडिया को इंपोर्ट ज्यादा है और ट्रेड इम्बैलेंस भी है। देयर इज आल्सो द मेन कंसर्न, दैट इज द ट्रेड इम्बैलेंस। हम अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें, जबकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली जो है वो कम है। रिसेंट एक रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग अनुसार इसमें जो कहा गया है कि 2025 में बिलैटरल ट्रेड लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा, लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस रशिया की पक्ष में काफी बढ़ गया है। इसलिए जो मोदी पुतिन की जो मीटिंग है वो फ्रेंडशिप इस बात पे भी एक टिकी है कि जो ट्रेड बैलेंस को एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू भी एक है ये इसमें। तो रशियन ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हुआ उसके बाद जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इंडिया ने रशिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को सिग्निफिकेंट लेवल पर मेंटेन किया, क्योंकि इंडिया एक मेजर एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, इंपोर्ट करती है। तो रिसेंट रिपोर्टिंग अनुसार जो 2026 में गल्फ रीजन सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो के बीच जो इंडिया रशियन क्रूड डिपेंडेंस भी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल जो है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया को एक अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी सप्लाई नहीं मिलेगी तो इसका असर हमारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसको भी हमने समझना है। और थोड़ा सा एक चीज़ और है कि रशिया के साथ इंडिया का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो है फर्टिलाइजर का, कि एग्रीकल्चर के लिए इंडिया का जो मैक्सिमम जो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर इसेंशियल है। इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और पर डिपेंड करती है, और रशिया के साथ फर्टिलाइजर कॉपरेशन की एक चेन बनी हुई है, जैसे रशिया फर्टिलाइजर, इंडियन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात आती है जो सेंट्रल एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सेंट्रल एशिया में हमारे पास जो है 5 ट्रेडिशनल रिपब्लिक्स हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो 5 ट्रेडिशनल रिपब्लिक्स है, ये भी सेंट्रल एशिया के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रशिया जो रीजन है, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और साउथ एशिया के बीच का ये रीजन है, इसलिए हम इसको और ये एक जियोपॉलिटिकल एक क्रॉस रोड ऑफ यूरेशिया भी हम इसे कह सकते हैं कि भारत के लिए और रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जैसे एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स है, न्यू मार्केट्स है, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी यहाँ से स्ट्रेंथन होती है। अब बात आती है जहाँ पे ये चीज़ें अभी जो ये समिट हो रहा है उज्बेकिस्तान में, तो उज्बेकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो उज्बेकिस्तान विजिट के साथ प्रेसिडेंट जो शेवकत मिर्जियोयेव के साथ भी एक डिस्कशन है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और पीपल टू पीपल रिलेशन है, इसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इन देशों के बीच होने वाली है। और ये और एक चीज़ और इसमें ये बात कही गई है कि जो हमारा उज्बेकिस्तान के साथ एक एजुकेशन में भी रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 16,000 से अधिक
इंडियन स्टूडेंट जो है उज़्बेकिस्तान में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे 4 इंडियन यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी है और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के साथ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ही नहीं होते, इसमें एक लोगों की कनेक्टिविटी भी होती है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी होती है और तभी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है बनता है, जिसमें हमारे एक अगर हम एक चेन की बात करें, जिसमें स्टूडेंट्स है, बिज़नेस है, टूरिज़्म है, कल्चर है, एजुकेशन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू पीपल कनेक्टिविटी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर किर्गिज़ जो रिपब्लिक है और जिसकी कॉमनली किर्गिस्तान भी इनको इसको कहा जाता है। तो कंट्री जो शंघाई कॉर्पोरेशन का एक अभी ये समिट का होस्ट है और कैपिटल इसकी बिश्केक है और वहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया की जो एक स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट को भी यह डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो अभी हाल ही में मोदी जी ने एक जो इंडिया की जो एससीओ स्ट्रैटेजी है उसको एक फॉर्म में दिया है सिक्योर का मतलब एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड ई फॉर एनवायरमेंट अगेन एंड अगेन इस समय कोई भी जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है समिट जो हो रहे हैं एक पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट एक इशू है कि किस तरीके से हम जो है इस एनवायरमेंट को सेव करें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आपने कार्बन का कितना उत्सर्जन करना है, दीज आर द मेन इश्यूज। तो इसलिए अभी जो इंडिया की तरफ से पहले सिक्योर नाम दिया गया, तो ई फॉर एनवायरमेंट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी इन फॉर द फ्यूचर। तो अब कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ये भी हमें समझना होगा कि इंडिया जो जियोग्राफिकली सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, भारत और सेंट्रल एशिया के बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान की ज्योग्राफी आती है जो इसलिए इंडिया को अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट की जरूरत है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नेम है, एक तो चावर पोर्ट है और दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जो चावर इंडिया को ईरान और आगे अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया की ओर अल्टरनेटिव एक्सेस देता है और जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो आपको इंडिया को ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया और आगे यूरेशिया मार्केट को जोड़ने की पोटेंशियल रखता है। तो ये इस कनेक्टिविटी को भी हमें समझना है और कनेक्टिविटी इज जियोपॉलिटिक्स। जिस देश के पास बेटर कनेक्टिविटी होगी और उसके पास ग्रेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और ग्रेटर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस होगा, ये चीज हमें इस चीज को भी समझना होगा। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना के फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई, क्योंकि चाइना जो एससीओ के एक फाउंडर मेंबर है, सेंट्रल एशिया में उसका इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस में बहुत ही बड़ा रोल है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ने सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी को काफी प्रभावित किया है। इंडिया ने जो है ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, विशेष रूप से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े जो सॉवरेनिटी है, एक सॉवरेनिटी कंसर्न का एक कारण है। इसलिए इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया में चैलेंजेस भी है। अब बात आती है कि हाउ कैन इंडिया इंक्रीज इट्स प्रेजेंस विदाउट गेटिंग स्ट्रेटेजिकली मार्जिनलाइज्ड। तो इसका आंसर हम सिंपल समझेंगे कि कनेक्टिविटी प्लस इन्वेस्टमेंट, आगे आगे आपकी टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो एजुकेशन एंड ऑल्सो ट्रेड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मोदी पुतिन मीटिंग है, जो मेन इसमें ये आर्टिकल छपा हुआ है कि मोदी पुतिन मीटिंग का एक बड़ा जियो पॉलिटिकल मीनिंग है, क्योंकि मोदी टू मीट पुतिन ऑन एससीओ समिट साइडलाइंस। एक तो पहला बिलैटरल जो रिलेशंस है और दूसरा आपकी इंडिया रशियन में ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर एनर्जी, हाई टेक्नोलॉजी। और दूसरा बात हम करेंगे जो सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी। थर्ड जो ग्लोबल यूक्रेन कन्फ्लिक्ट्स अभी जो है और एनर्जी मार्केट है, सेंक्शन, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया की जो आपकी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वन साइडेड ही नहीं रही है और इज इंडिया विद रशिया और विद द वेस्ट। तो ये एक स्ट्रैटेजिक और मल्टी अलाइनमेंट एक रिलेशनशिप को मेंटेन भी करता है। और इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है आने वाले समय में वो एक ट्रेडिशनल डिफेंस प्लेटफॉर्म पर ही नहीं सीमित हो सकता है, इसकी लिमिटेशन वही नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल्स, हाई टेक्नोलॉजी एंड साइबर एंड डिजिटल कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और फ्यूचर में फोकस फिर क्रूड ऑयल पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूक्लियर एनर्जी, आपकी नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, रिन्यूएबल और एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर भी कॉर्पोरेशन ये बढ़ सकता है। और तीसरा जो यूरेशिया की कनेक्टिविटी जो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चावर और इंटरनेशनल नॉर्थ ईस्ट जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो एक सेंट्रल एशिया से रशिया को कनेक्ट करता है। तो यही एक इसका आगे जो एक समिट है इसके ऊपर सभी की नज़रें टिकी हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया रशिया ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बड़ा इम्बैलेंस है, इसीलिए जो ट्रेड वॉल्यूम हम इसको बोल सकते हैं कि इसको बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एंड बैलेंस का ट्रेड भी इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ के ऊपर इंडिया को भी ध्यान रखना है। तो
तो एक्चुअल में पूरे आर्टिकल का हम अगर मेन टेकअवे करें तो मैं यही कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट मेयरली अ स्ट्रेंथनिंग बिलैटरल रिलेशन बट इट इज़ पोजिशनिंग इटसेल्फ विद इन द लार्जर यूरेशियन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। तो मोदी का जो उज्बेकिस्तान विजिट है, उज्बेकिस्तान के बारे में ही नहीं है, क्योंकि मोदी पुतिन मीटिंग केवल रशिया के बारे में नहीं है। जो एससीओ समिट जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, लेकिन इसको हम एक बड़े इस ध्यान से, जैसे आपका इंडिया रशिया सेंट्रल एशिया के साथ एनर्जी कनेक्टिविटी सिक्योरिटी ट्रेड स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है उस और दूसरा जो बॉर्डर जियोपॉलिटिकल एक स्टोरी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनल कंक्लूजन पे हम इस के ऊपर आते हैं कि ये जो दिस विजिट इज मच मोर देन द रूटीन डिप्लोमेटिक एक एंगेजमेंट हम इसको कह सकते हैं। एंड जो रशिया रिमेन्स ए टाइम टेस्टिंग strategic partner, Central Asia is becoming increasingly important for India's energy connectivity, critical minerals, and economic interest. And the Shanghai Cooperation और जो SCO है provides India with the important platform to engage with the Eurasian power. तो इन चीज़ों को, क्योंकि जो रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल लाई इन द मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी while expanding strategic partnerships. So the message from very clear, entire development is very clear कि India is not choosing one camp. India is choosing its national interest. So ये it's all about the article. Thank you good for listening me and for this detailed analysis. And once again, happy Raksha Bandhan to all. May this beautiful festival strengthen the bond of love, trust and togetherness between every brother and sister.